गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी हम पाठ लाख की चूड़ियों के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं पाठ आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ भाग 1 के अंतर्गत। अभी हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा। यदि आपको अच्छे लगते हैं प्रश्न उत्तर तो आप अपनी कार्य पुस्तिका में उसे नोट डाउन कर लें, अन्यथा आप उसे सुन सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो इसका प्रश्न है, कहानी से बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था, है ना। तो इसका उत्तर देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू नामक मनिहार उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां दिया करता था, जो किसी भी बच्चे के मन को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। साथ ही बदलू उसे प्यार से आम खाने को देता था और मलाई खाने को दिया करता था। इसके साथ ही ग्रीष्म अवकाश के दिनों में उसे अपने ननिहाल जाने का आकर्षण था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। सबसे पहले तो प्रश्न उत्तरों को करने का ये तरीका होता है कि यदि प्रश्न में लिमिट दे रखी हो शब्द सीमा तो उसका ध्यान रखा जाए। यदि शब्द सीमा दे रखी है तो हमें कम शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर 20 से 25 है तो उसको उतने में ही लिखना है, और अगर ज़्यादा है तो हम अपने मन के भावों को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो इसका उत्तर, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे हैं तो दोनों के उत्तर लिखने होंगे। सबसे पहले लिखना होगा वस्तु विनिमय क्या है। तो वस्तु विनिमय विनिमय का एक ऐसा माध्यम है जिसमें रुपयों के बदले रुपयों के स्थान पर वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेना। उदाहरण, चावल के बदले में गेहूं लेना, दूध के बदले में दही लेना, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे अगर किसी के खेत में बहुत सारी सब्जियां हैं तो वो सब्जियों को बेच देगा और चाहे तो उसके बदले फल ले ले, वस्त्र ले ले, कुछ भी। तो इसमें रुपयों का आदान प्रदान नहीं किया जाता। तो कैसे लिखोगे, वस्तु विनिमय विनिमय की एक ऐसी पद्धति है जिसमें रुपये का उपयोग नहीं किया जाता है, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या होती है, वस्तु ही होती है। वर्तमान समय में विनिमय की प्रचलित पद्धति रुपये हैं, रुपये पैसे या मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने औद्योगिकरण की ओर संकेत किया है, जिसमें उद्योगों के चलते, बड़ी बड़ी मशीनों के चलते न जाने कितने ही लोग बेरोजगार हो गए। एक मशीन ने हजारों व्यक्तियों का स्थान ले लिया है। तो यहाँ बेरोजगारी की व्यथा की ओर संकेत किया गया है। फोर्थ देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। उत्तर लिखिए, बदलू के मन में औद्योगिकरण के चलते कांच की चूड़ियों के प्रचलन की व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। फिर देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो उत्तर देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में अनेक नकारात्मक बदलाव आए, जैसे उसकी धीरे धीरे उसका जो व्यवसाय था वो ठप हो गया। कांच की चूड़ियों के प्रचलन बढ़ने से उसकी आजीविका जाती रही। इसके कारण से उसकी पारिवारिक व्यवस्था बदल गई। परिवार की जो व्यवस्था थी उसमें बदलाव आया। उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे घटने लगा। उसे दमे की शिकायत हो गई, ठीक है। और उसका रोजगार जो था लाख की चूड़ियों का वो जाता रहा। तो उसके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, है ना। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसकी जो पारिवारिक व्यवस्था थी उसका ढांचा गड़बड़ा गया। उसका जो लाख की चूड़ियों का कारोबार था ठप हो गया। साथ ही उसकी शारीरिक व्यवस्था में भी बदलाव आया। अब उसे दमे की शिकायत रही। उसका रोजगार जाता रहा। अपनी पारिवारिक व्यवस्था के ठीक न होने के कारण उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी। थर्ड देखिए, कहानी से आगे, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी कई चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला, ये तो आपके ऊपर है, आप लिख सकते हैं कि ऐसा आपके मन में कभी ऐसा आया। सेकंड देखिए, लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। तो आप देख लेना, वैसे मुख्यतः राजस्थान, गुजरात इत्यादि स्थानों पर होता है, ठीक है।
थर्ड देखिए अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि संस्कार कैसे करेंगे? तो बच्चों आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ये आंसर खुद से लिखिएगा। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? तो आपको जहाँ भी जाना अच्छा लगता है उसके बारे में लिख दीजिए। मुख्यतः बच्चे अपने ननिहाल के बारे में लिखते हैं, तो आप जहाँ भी जाना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। थर्ड है मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते हैं, आप अपने आसपास में इस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण चुनिए। आप लिख सकते हैं बिल्कुल इसके बारे में, क्योंकि आप आज का जो समय है वो पूर्णतः तकनीकी का समय है, तो आप अच्छे से इसका उत्तर लिख सकते हैं। फोर्थ देखिए बाजार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं ये भी बता सकते हैं आप। जैसे आजकल स्मार्टफोन्स के उदाहरण दे सकते हो आप, पहले किस तरह से स्मार्टफोन आते थे, आजकल किस तरह से आते हैं, कई तरह के उदाहरण दे सकते हो ना। फिर देखिए हमारे खान पान रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के पक्ष और विपक्ष में ये कक्षा में चर्चा करने की बात है कि आजकल जो परंपरागत परिधान है उनके स्थान पर आधुनिक वस्त्रों का उपयोग किया जाता है ना, क्योंकि आधुनिक वस्त्रों को लोग न केवल आराम का पर्याय मानते हैं बल्कि उसमें अपने आप को ज़्यादा आधुनिक समझते हैं। ठीक है, तो परंपरागत वस्त्र धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, आजकल तो लोग केवल त्योहारों पे पहनते हैं और आजकल तो त्योहारों पे भी लोगों ने पहनना बंद कर दिया है। अब भाषा की बात, ये जो भाषा की बात होती है मुख्यतः क्या होता है, व्याकरण होता है। ठीक है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता था जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती। मनोदशा का अर्थ होता है मन की दशा, दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। व्यंग्य का मतलब क्या होता है, मजाक, कटाक्ष। जो बात हम डायरेक्ट ना कह पाए उसे इनडायरेक्टली व्यंग्य में कह लेते हैं ना। जैसे आप तो बहुत महान है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वाकई में महान है ना, इसका अर्थ क्या है कि आपसे तो इसी तरह की आशा की जा सकती है, इस तरह से इसका व्यंग्य है ये। ठीक है, हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या कीजिए। जैसे आप कर सकते हो ना, आप तो महान है, आपसे तो यही उम्मीद थी। ठीक है, इस तरह से कोई भी हम व्यंग्य लिख सकते हैं जो मुहावरे की दृष्टिकोण से सही हो। ठीक है, आपने देखा होगा ना, मम्मी पापा भी बहुत सारे व्यंग्य करते होंगे, आप भी करते होंगे, अपने दोस्तों पे भी करते होंगे। वैसे किसी पे व्यंग्य नहीं करना चाहिए पर फिर भी किया जाता है ना, क्योंकि इसमें हम बात को सामान्य रूप से सही अर्थों में वैसे प्रेषित नहीं करके इनडायरेक्टली प्रेषित कर लेते हैं, है ना। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसी तरह से इस सबको हम क्या बोलेंगे, मुहावरे। फिर देखिए बदलू, कहानी की दृष्टि से पात्र और भाषा की बात है, व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा। तो आपको सबको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति स्थान वस्तु विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक जो मुख्यतः किसी का नाम होती है, जैसे दिल्ली, और जैसे जवाहरलाल नेहरू, है ना। नाम जो होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जातिवाचक में जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे मैंने कहा लड़कियां बहुत शैतान हैं, तो अब ये एक लड़की नहीं बोली, कहीं की भी लड़की हो सकती है, यहाँ की हो सकती है, वहाँ की हो सकती है, गांव की हो सकती है, शहर की हो सकती है, तो ये जाति का बोध करवा रही है ना। जैसे औरतें बहुत समझदार होती हैं, किसी भी तरह संपूर्ण जाति का बोध करवा रही है। ठीक है, उसी तरह से होती है भाववाचक, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे सुंदरता, किसी को कोई अच्छी वस्तु लगती है, किसी को कोई फूल सुंदर लगता है, किसी को कोई फूल सुंदर लगता है, तो सब में सुंदरता होती है पर सबको अलग अलग फूल सुंदर लगते हैं ना, तो उसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है, नाजुक, प्रसन्नता, कौन कितना खुश है। अब एग्ज़ाम का रिजल्ट आने पे सब बच्चे पास हो जाए तो सभी खुश होते हैं, पर किसके मन में कितनी प्रसन्नता हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो उसे बोलेंगे भाव, जिसे देखा ना जाए महसूस किया जाए इत्यादि। तो आप इस भाषा की बात को कॉपी में कैसे करोगे, सबसे पहले संज्ञा लिखोगे, फिर संज्ञा की डेफिनेशन लिखोगे। किसी व्यक्ति स्थान वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, किसी का नाम बताती हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री मोदी। इस तरह से जातिवाचक जो संपूर्ण जाति का बोध करवाती हैं, जैसे स्त्री, आदमी इत्यादि। भाववाचक जिसे देखा नहीं जाता केवल महसूस किया जाता है, जैसे सुंदरता, नाजुक इत्यादि, है ना। अब तुम बोलोगे मैम भाव को तो हमने देखा भी ना, सुंदर व्यक्ति को तो हम देखते हैं, परंतु उसकी सुंदरता को हम महसूस करते हैं, हम कितना सुंदर है, कोई उसकी तुलनात्मकता तो नहीं की जा सकती ना, इसलिए। ठीक है,
तुलना नहीं की जा सकती, परंतु उसका अनुभव होता है। इस प्रकार से संज्ञाएं 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो संज्ञाएं होती है वो जातिवाचक का ही दूसरा पार्ट होती है, ठीक है। कहीं कहीं बुक्स में लिखा हुआ था ना 5 प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वो जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है वो इसी के एक प्रकार के अंतर्गत आती है, जातिवाचक की। अब देखिए, गाँव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को वक्त, समय को वक्त बोलता है। ये क्यों बोला जाता? उच्चारण की अशुद्धता है। दूसरा कि उन्होंने सही शब्दों को देखा ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ सुना है और सुनते वक्त वो शब्द उनके प्रयोग में आ गए। जैसे आपने देखा होगा, सात को ग्रामीण लोग हाथ बोलते हैं, तो हाथ नहीं है, हाथ नहीं है, उसका अर्थ क्या है? सात, ठीक है। उसी तरह से खिड़की को लोग खिड़की बोलते हैं, ड को ड के स्थान पे र का उपयोग करते हैं ना। तो ये उच्चारण दोष क्यों है? क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आ जाता है, नहीं शब्दों का ज्ञान होने के कारण हो सकता है, ठीक है। तो जो बदलू था वो वक्त को वक्त बोलता था, है ना, उम्र को उम्र, है ना। इसी तरह अन्य शब्दों को खोजिए, पाठ में बहुत सारे शब्द आए हैं, आप उसे देख लेना। और आप उसमें क्या लिखेंगे कि शब्दों के बदलते रूप, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण शब्दों के बदले रूप, उसमें वक्त को वक्त, खिड़की को खिड़की, है ना। सही शब्द क्या है? खिड़की, और लोग क्या लिखते हैं? खिड़की लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से उम्र उमर, है ना, इत्यादि। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गए होंगे, इसके प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।